Hello class, today we start variation of buoyant force with temperature in thermal expansion। आज हम सीखेंगे यहाँ पे कि buoyant force जो होता है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। अब सबसे पहला सवाल आपके माइंड में ये आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय buoyant force। तो यहाँ पे buoyant force से आप क्या समझते हो, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं buoyant force का मतलब क्या होता है। अगर मान लो कोई लिक्विड है और एक बॉडी को यहाँ पे सिंक किया, तो आप बताओ क्या होता है यहाँ पे। जैसे मतलब बेसिक एग्जांपल है कि अगर वाटर में एक आयरन का स्टोन है और दूसरा क्या, या आयरन का बॉल है और दूसरा क्या होता है यहाँ पे प्लास्टिक का बॉल है। आयरन का बॉल तो वाटर में क्या होता है, सिंक करता है, लेकिन प्लास्टिक का बॉल फ्लोट करता है। वाई, कभी आपने सोचा है इसके लिए? आपको तो इसका कारण क्या होता है कि वाटर की डेंसिटी अगर मटेरियल से ज़्यादा रहे तब तो फ्लोट करेगा, कम रहे तो मतलब बॉडी सिंक कर जाएगा। जैसे प्लास्टिक का अगर देखा जाए तो वाटर की डेंसिटी प्लास्टिक से ज़्यादा होती है, दैट्स व्हाई क्या होता है प्लास्टिक का बॉल फ्लोट करता है। लेकिन आयरन से कंपेयर करोगे वाटर का, तो यहाँ पे वाटर का अगर देखा जाए डेंसिटी आयरन से कम होती है, और कम होगा तो डेंसिटी ऑफ आयरन ज़्यादा होगा, आयरन की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो सिंक हो जाती है। तो एक तो रीजन डेंसिटी के बेसिस से चल रहा है, दूसरा रीजन क्या होता है यहाँ पे बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स डिपेंड किस पे करता है, यहाँ पे डेंसिटी पे। समझना है यहाँ पे अगर यहाँ पे इंजन नीचे लग रहा है ना, तो इधर क्या होता है लिक्विड एक रिएक्टिव फोर्स लगाता है। आपने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा होगा, कोई भी एक्शन साथ रिएक्शन भी आता है। तो यहाँ पे जब बॉडी इसमें ड्रॉप की जाती है तो इंजन नीचे लग रहा होगा, तो ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे लिक्विड भी अपोज करता है, इसके सिंक होने का अपोज करता है। कौन अपोज करता है? लिक्विड। तो लिक्विड अपोज करेगा तो एमजी के अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा फोर्स। अगर एमजी के अपोजिट एक्चुअल क्या होता है, इसके मोशन के अपोजिट आपने ड्रॉप के नीचे आ रहे हैं, तो नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे एमजी तो नीचे है, बस सही आ रहा है, इसके मोशन का डायरेक्शन ऑल्सो नीचे है, तो यहाँ पे अपोजिट फोर्स बाइंड फोर्स किधर लगेगा, अप। बस सही आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स का अगर वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पे बाइंड फोर्स का बेसिकली मीनिंग क्या होता है यहाँ पे कि अगर किसी भी बॉडी को किसी भी लिक्विड में ड्रॉप करोगे तो लिक्विड एक अपोजिट फोर्स लगाता है यहाँ पे बॉडी के मोशन के, उसी फोर्स को क्या बोलते हैं यहाँ पे बाइंड फोर्स, जिसका वैल्यू क्या होता है। तो याद रखना है यहाँ पे बाइंड फोर्स का वैल्यू ऑलवेज याद रखना, ये क्या होता है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और इनटू क्या होता है यहाँ पे जी। अब एक चीज ये हो गया, दूसरा क्या होता है यहाँ पे बॉडी का वॉल्यूम कैसे लोगे, तो ये डिपेंड करता है कि बॉडी कंप्लीटली सिंक है या कुछ क्या होता है फ्लोट कर रहा है। अगर यहाँ पे क्या होता है कंप्लीटली सिंक है, मान लो ऐसा कंडीशन है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला वैलिड होता है। लेकिन अगर बॉडी इस तरीके से है कि यहाँ पे क्या होता है हाफ पार्ट तो सिंक है और हाफ पार्ट क्या होता है यहाँ पे इनसाइड ऑफ द एयर है, मतलब हाफ पार्ट लिक्विड में हाफ पार्ट एयर में। तो याद रखना यही फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है वॉल्यूम इमर्ज ऑफ बॉडी और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। जितना इमर्ज होगा लिक्विड में बॉडी का पार्ट उसी का वॉल्यूम और इनटू क्या होता है डेंसिटी और इनटू क्या होता है यहाँ पे लिक्विड। अगर इतना समझ में आ रहा है तो याद रखना यहाँ पे हम जो कंडीशन ले रहे हैं वो कंप्लीटली सिंक का, हम जो कंडीशन ले रहे हैं वो कंप्लीटली सिंक का। अगर कंप्लीटली सिंक होगा तो पूरी बॉडी का वॉल्यूम बोला जाएगा, पूरे बॉडी का वॉल्यूम ले रहे हैं। अब मुझे ये बताओ अगर टेम्परेचर रेज करोगे, बात सही आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो मीन्स क्या होता है यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज ला रहे हो। अगर टेम्परेचर का चेंज ला रहे हो तो याद रखना हमेशा कि यहाँ पे क्या होता है एक्सपांसन आएगा कि नहीं, लिक्विड के वॉल्यूम में एक्सपांसन आएगा, बॉडी के भी वॉल्यूम में एक्सपांसन आएगा। अब लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा एक्सपांड करेगा या बॉडी क्या सिंक कर सकता है या नहीं सिंक कर सकता है। तो इस चीज को जज करने के लिए, समझने के लिए हमें ये सोचना होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बॉडी के वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आता है। तो आप सोचो यहाँ पे बॉडी का फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के बराबर और 1 प्लस क्या होगा यहाँ पे गामा ऑफ बॉडी, ठीक है, और इनटू क्या होता है यहाँ पे डेल्टा टी। कब? जब यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज ला रहे हैं। ये तो बॉडी के साथ है, अगर हमने क्या पहले 10 डिग्री सेल्सियस था बाद में 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो टेम्परेचर का चेंज कर रहे हैं तो वॉल्यूम तो चेंज हो जाएगा बॉडी का। अब लिक्विड का भी टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे, सॉरी लिक्विड का अगर देखा जाए तो डेंसिटी भी चेंज हो जाएगा। और लिक्विड का डेंसिटी अगर फाइनल देखा जाए तो इनिशियल
और डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड इंटू डेल्टा टी। आना चाहिए कि नहीं? ये तो डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़े हैं। विद टेम्परेचर, अगर चेंज हो रहा है टेम्परेचर तो यहाँ पे डेंसिटी, फाइनल डेंसिटी और इनिशियल डेंसिटी किस तरीके से रिलेट किया जाता है। ऐसे यहाँ पे देखा जाए तो वॉल्यूम को भी कैसे रिलेट करते हो। अगर इस यहाँ पे वॉल्यूम भी बदल रहा है, डेंसिटी भी बदल रहा है टेम्परेचर चेंज होने के कारण, तो क्या यहाँ पे बाइंड फोर्स बदलेगा कि नहीं, मतलब चेंज आएगा कि नहीं बाइंड फोर्स में? आएगा। और उसका वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन डेंसिटी ऑफ लिक्विड और अब क्या करना चाहिए हमें? यहाँ पे वैल्यू रख देना चाहिए ये दोनों। अगर ये दोनों वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉडी का वॉल्यूम 1 प्लस क्या होता है यहाँ पे गामा ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ बॉडी और इनटू क्या होगा यहाँ पे डेल्टा टी। लाइक है यहाँ पे इसके जगह पे तो 1 डिवाइडेड बाई मतलब रो एल डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या होता है यहाँ पे गामा ऑफ लिक्विड इनटू डेल्टा टी। ये किसके प्लेस पे रखा है मैंने? यहाँ पे फाइनल डेंसिटी और इनटू क्या होता है यहाँ पे जी। अब मुझे बताओ ये तीनों टर्म एक साथ लिख सकते हो कि नहीं? एक साथ लिखोगे तो यहाँ पे इस फॉर्म में आ जाएगा रो एल जी और इधर क्या होता है यहाँ पे 1 प्लस गामा ऑफ क्या होता है बॉडी डेल्टा टी डिवाइडेड बाई क्या होता है 1 प्लस गामा ऑफ क्या हो जाएगा लिक्विड और इनटू क्या होता है यहाँ पे डेल्टा टी। इतना समझ में आ रहा है बच्चे? अगर इतना समझ में आ रहा है तो आप मुझे ये बताना है यहाँ पे कि इसी को जो फाइनल बाइंड फोर्स आ रहा है, जो फाइनल बाइंड फोर्स आ रहा है वो क्या आ रहा है यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम डेंसिटी इनिशियल और क्या होता है यहाँ पे जी और इधर क्या होता है 1 प्लस क्या होता है गामा ऑफ बॉडी डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड डेल्टा टी। अगर इतना समझ में आ रहा है तो ये फॉर्मूला किसके इनिशियल बाइंड फोर्स के बराबर है। तो फाइनल बाइंड फोर्स इनिशियल बाइंड फोर्स से इस तरीके से रिलेट किया जा सकता है, ठीक है ना? अगर इस तरीके से रिलेट किया जा सकता है तो यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि अगर आप डेंसिटी चेंज यहाँ पे टेम्परेचर अगर चेंज कर रहे हो तो डेफिनेटली क्या होता है बाइंड फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है? वेरिएशन ऑफ बाइंड फोर्स विद टेम्परेचर। अगर इतना समझ में आ रहा है तो कॉन्सेप्ट को नोट करना है आपको और कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए एक आध न्यूमेरिकल इस पे करते हैं, ठीक है ना? नोट करना, एक न्यूमेरिकल लगाते हैं इसे तो देखें यहाँ पे क्या होता है। एक जो अभी कॉन्सेप्ट हमने सीखा उसी पे बेस्ड सवाल है। व्हेन अ ब्लॉक ऑफ आयरन फ्लोट इन Hg का मतलब क्या होता है मरकरी एट 0 डिग्री सेल्सियस अ फ्रैक्शन ऑफ K1 ऑफ इट्स वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड व्हाइल एट द टेम्परेचर 60 डिग्री अ फ्रैक्शन ऑफ K2 इज सीन टू बी सबमर्ज्ड देन द रेशियो ऑफ K1 एंड K2 कैन बी एक्सप्रेस्ड फॉर ऑप्शन। और इधर यहाँ पे ये क्या होता है यहाँ पे कोफिशिएंट दे रखा है आयरन का और ये क्या होता है यहाँ पे लिक्विड का कोफिशिएंट दे रखा है। तो आपको बोल रहा है कि अगर यहाँ पे मान लो मरकरी है, सवाल समझो यहाँ पे मरकरी है आयरन पीस को हमने क्या किया यहाँ पे मतलब रखा तो यहाँ पे K1 पार्ट है इसका सबमर्ज हो रहा है। K1 पूरे वॉल्यूम का क्या होता है यहाँ पे K1 पार्ट, ठीक है ना? अगर पूरा टोटल वॉल्यूम अगर देखा जाए बॉडी का तो यहाँ पे B नॉट है तो यहाँ पे K1 पार्ट क्या होता है सबमर्ज हो रहा है। दूसरा क्या होता है यहाँ पे अगर ये K1 पार्ट सबमर्ज हो रहा है तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और ये कितने टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे और टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाया तो ये क्या होता है इस तरीके से सीन आ रहा है, समझ आ रहा है? इस तरीके से सीन आ रहा है कि यहाँ पे K2 पार्ट K2 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम सबमर्ज हो रहा है 60 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपको बताना है K1 और K2 में क्या यहाँ पे रेशियो आएगा और ये मरकरी है ये आयरन का केस है। यही सवाल है आपका। अब सोचो अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा क्या उसी से बेस्ड है कि नहीं? और ये ध्यान देना 0 डिग्री सेल्सियस पे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे 0 डिग्री पे अगर देखा जाए बाइंड फोर्स तो ये क्या होता है यहाँ पे। अब वॉल्यूम अगर देखा जाए तो सोचो यहाँ पे अगर हाफ पार्ट वॉल्यूम सबमर्ज होगा तो हाफ पार्ट यहाँ पे जो वॉल्यूम बॉडी का लिखा जाता है यहाँ पे क्या हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉडी लिखना चाहिए कि नहीं? यहाँ पर यही तो समझाया था कि इमर्ज वाला जो टर्म था वो इसी का मीनिंग था। यहाँ पे वॉल्यूम इमर्ज लिखा जाता है और इनटू क्या होता है लिक्विड का और इनटू जी ऐसे लिखा जाता है। अगर ये कम्प्लीटली यहाँ पे सबमर्ज होता है तो कम्प्लीटली अगर सिंक होता है तो यहाँ पे बॉडी का क्या होता है वॉल्यूम, लेकिन अगर हाफ पार्ट आएगा तो डेफिनेटली क्या होता है हाफ ऑफ क्या होता है यहाँ पे बॉडी का वॉल्यूम और इनटू क्या होता है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड और इनटू जी। तो अगर K1 पार्ट सिंक कर रहे हैं जैसे हाफ पार्ट सिंक कर रहे हैं तो हाफ से मल्टीप्लाई किया
K1 अगर सिंक करेगा तो K1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो इसलिए यहाँ पे समझना है अगर K1 पर डे यहाँ पे सिंक कर रहा है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो याद रखना यहाँ पे चेंज ऑफ टेम्परेचर 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है तो यहाँ पे ये चीज़ क्या आ जाएगा, बॉडी का यहाँ पे देखा जाए वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे ये क्या है बाइंड फोर्स, इधर क्या होता है यहाँ पे K1 इंटू क्या होता है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बॉडी, फिर क्या होता है यहाँ पे दूसरा टर्म अगर देखा जाए तो यहाँ पे डेंसिटी, और डेंसिटी अगर देखा जाए तो लिक्विड का, और बॉडी क्या है आयरन है, तो यहाँ पे आप नॉट से लिख दो और यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पे, तो ये चीज डेंसिटी अगर देखा जाए आयरन का, तो आयरन की यहाँ पे आयरन डेंसिटी लिखा जाएगा या मरकरी का, ये सोचो मरकरी है ना लिक्विड के जगह पे, तो मरकरी और इनटू क्या होता है यहाँ पे जी, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर एट क्या होता है यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 से बढ़ा के 60 किया तो चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना आ रहा है 60, अगर टेम्परेचर हमने क्या किया यहाँ पे 0 से बढ़ा के 60 डिग्री, तो ये बाइंड फोर्स चेंज होके यहाँ पे एक डैश आएगा, एक डैश आ रहा है तो वॉल्यूम कितना चेंज बोल रहे हैं यहाँ पे K2 पर डे, यहाँ पे सिंक हमें अवेयर हो रहा है, यहाँ पे कितना बोल रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे while at the temperature 60 degree of fraction K2 is submerged is seen to submerge, तो कहने का मतलब यहाँ पे हमें क्या देता है K2 पार्ट सबमर्ज हो रहा है, तो वॉल्यूम की जगह पे K2 इंटू क्या होता है यहाँ पे V0, और इधर क्या होता है यहाँ पे डेंसिटी की जगह पे क्या आ जाएगा, तो डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे Hg, और ये बताओ यहाँ पे चेंज अगर देखा जाए तो 1 प्लस क्या लिखते हैं यहाँ पे गामा ऑफ बॉडी, बॉडी का लिखा जाता है ना, तो बॉडी का ये यहाँ पे क्या आयरन का लिखा जाएगा और इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर, और डिवाइडेड बाय क्या होता है यहाँ पे 1 प्लस कितना आ जाएगा, तो 1 प्लस इधर क्या होता है यहाँ पे Hg, समझ में आ रहा है गामा ऑफ Hg, और इनटू क्या होता है यहाँ पे डेल्टा टी, और इधर क्या होता है यहाँ पे G, चेंज ऑफ टेम्परेचर 0 से कितना आ रहा है यहाँ पे 60 का, तो क्या यहाँ पे जो डेल्टा टी है यहाँ पे इंटू 60 लिख सकते हैं कि नहीं, और इधर भी इंटू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 60, चेंज ऑफ टेम्परेचर तो इतना आ रहा है, तो कहने का मतलब ये चीज अगर देखा जाए तो कितना आएगा यहाँ पे K2, और इधर क्या होता है यहाँ पे V0, ठीक है ना, इधर क्या होता है यहाँ पे V0, और इधर क्या होता है यहाँ पे रो Hg, ये क्या होता है यहाँ पे रो Hg, और इधर क्या होता है यहाँ पे 1 प्लस गामा ऑफ Ap 60, ये ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 60, और ये क्या होता है यहाँ पे गामा ऑफ Ap, और इधर क्या होता है यहाँ पे 1 प्लस 60 गामा ऑफ Hg, और इनटू क्या होता है यहाँ पे G। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि चीजें मतलब एकदम से समझ में आ रही होंगी आपको। अब देखो दो रिलेशन आ रहे हैं, फर्स्ट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस के लिए, सेकेंड क्या होता है यहाँ पे अगर देखा जाए तो 60 डिग्री सेल्सियस पे बाइंड फोर्स। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कि अगर ये दोनों चीजें समझ में आ रही है, ये डी ऑप्शन है, ठीक है ना, इधर यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे K1 बाई K2 के रेशियो निकालना है। अब सोचो यहाँ पे बाइंड फोर्स तो अलग अलग दिख रहे हैं और रेशियो पूछ रहा है K1 K2 का, क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, आप खुद सोचो अच्छे से क्या करना चाहिए। आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, मैंने समझाया था कि जो mg होता है ना वो बाइंड फोर्स के बराबर होता है, इतना समझ में आ रहा है ना। बाइंड फोर्स अगर बदल भी जाएगा ना, बाइंड फोर्स अगर बदल भी जाएगा mg कभी नहीं बदलता, ये हमेशा याद रखो। ऐसा नहीं कि 4 ग्राम वाटर है 4 से 8 ग्राम वाटर आएगा अगर सिंक कर जाए तो, कभी नहीं बदलता है mg, तो मतलब क्या होता है दोनों कंडीशन में सेम जाएगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो mg क्या होता है यहाँ पे बैलेंस करेगा तभी बॉडी फ्लोट कर सकते हैं, बॉडी तब फ्लोट करेगा जब mg क्या होता है यहाँ पे बाइंड फोर्स को बैलेंस कर रहा हो, तो इसलिए दोनों में यहाँ पे इक्वल किसके दिखा सकते हो यहाँ पे mg के, ये भी mg के बराबर है और ये पूरा रिलेशन क्या होता है यहाँ पे mg के बराबर है। तो मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बोलता है यहाँ पे इधर ही mg दिखाने की जगह पे, ये तो इक्वेशन सेकंड दिखा रहे हो और ये क्या दिखा रहे हो यहाँ पे फर्स्ट, ये यहाँ पे जो एफ भी लिखा है, ठीक है, इधर लिख दो यहाँ पे mg और इधर भी लगा दो यहाँ पे mg के बराबर। अब ये तो mg इज इक्वल टू दैट, mg इज इक्वल टू दैट। अब अगर डिवाइड करोगे तो mg क्या होगा कैंसिल, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा तो ये रिलेशन निकल आएगा कि नहीं। अब सोचो खुद, यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से रिलेशन आएगा कि नहीं। वीडियो को पॉज करने क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है बोर्ड पे, आप पॉज करें तुरंत मैं समझा देता है पे, ठीक है। वीडियो अगर पॉज कर लिया तो ध्यान देना यहाँ पे, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस ना होने के कारण ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है। देखना यहाँ पे
मैंने जो लिखा था मुझे तो याद है, बट आप वीडियो पॉज कर लो, बेस्ट रहेगा। 0 डिग्री पे एम जी इज इक्वल टू कितना आ रहा था यहाँ पे एफ ए एफ बी, और ये क्या आ रहा था यहाँ पे, तो ये क्या होगा K1, और इधर क्या होता है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बॉडी, जिसको बी नॉट से लिखा था मैंने। डेंसिटी ऑफ क्या होता है यहाँ पे लिक्विड, और वो क्या होता है एच जी और इंटू जी, ठीक है। फिर इधर एम जी इज इक्वल टू एफ डैश, ठीक है, और इधर क्या होता है यहाँ पे K2 बी नॉट, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 + 60, और गामा ऑफ क्या होता है यहाँ पे आयरन डिवाइडेड बाई 1 + 60, गामा ऑफ क्या होता है यहाँ पे एच जी, और इंटू क्या होता है यहाँ पे रो, जो पहले लिखना चाहिए बाद में लिख रहा हूँ मैं, इंटू जी, और दोनों को डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड को डिवाइड करोगे तो केवल K2 निकल आएगा कि नहीं, तो डिवाइड करोगे तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल है कि नहीं। अरे दिस फॉर्मूला समझो, यहाँ पे ये एम जी के बराबर, ये भी एम जी के बराबर, तो क्या यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, यहाँ पे K1 V नॉट, और ये क्या होता है यहाँ पे रो एच जी, ठीक है, रो ऑफ क्या होता है यहाँ पे एच जी, और इंटू क्या होता है यहाँ पे जी, रो का मतलब डेंसिटी से, इधर क्या होता है यहाँ पे K2 V नॉट 1 + 60, और ये क्या होता है रो ऑफ एफ डिवाइडेड बाई 1 + 60, रो ऑफ ये सॉरी कोफिशिएंट, रो नहीं कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है यहाँ पे एच जी, वो एफ रहेगा, ठीक है, और इंटू क्या होता है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे ये मरकरी, और इंटू क्या होता है जी। अब क्या चीज कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, बी नॉट से बी नॉट कैंसिल, तो क्या है यहाँ पे K1 और ये K1 इधर ले आओगे तो K2, ये इधर लाओगे तो डिवीजन में आ जाएगा K1 बाई K2 1 + 60, गामा ऑफ एफ ए डिवाइडेड बाई 1 + 60, गामा ऑफ क्या होता है यहाँ पे अगर देखा जाए तो एच जी के बराबर आ रही है कि नहीं, देख लो ये चीज यहाँ पे रिजल्ट। अब सोचो कौन सा ऑप्शन सही है, प्लस दोनों में आ रहे हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर दोनों में आ रहा है प्लस, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही आना चाहिए कि बाकी सारे ऑप्शन मैच कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, कुछ भी नहीं था समझने में, बस वही 0 पे आप कंसीडर कर दो। और ये क्या होता है यहाँ पे